Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to first lesson of your history, the rise of nationalism in Europe. यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 6 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी के बुक को ओपन करें, फिर इस वीडियो को देखें तो आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी में, यानी कहने का मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में जो नेशनलिज्म लिबरल डेमोक्रेटिक नेचर का था, वह 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक अब जो है लिबरल डेमोक्रेटिक नेचर का नहीं रह गया था। इस दौर में आप देखेंगे कि जो नेशनलिस्ट्स थे, जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे, वह कंजर्वेटिव्स हो चुके थे। उनकी सोच जो है वह तंग हो चुकी थी, उनकी सोच जो है वह संकीर्ण हो चुकी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. कहता है कि इस दौरान, यानी कहने का मतलब है कि 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ से लेकर 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर तक आप देखेंगे कि इस दौरान जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स थे वह एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते थे। एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति उनके अंदर से ख़त्म हो गई थी। वह एक दूसरे से जंग लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम्स। यहां पर कह रहा है कि आप देखेंगे कि जो मेजर यूरोपियन पावर्स थे, उन्होंने नेशनलिज्म का इस्तेमाल किया ताकि दूसरे देशों को जो है वह कैप्चर कर सकें, दूसरे देशों को गुलाम बना सकें। यानी कहने का मतलब आप देखेंगे कि राष्ट्रवाद का जो है वह गलत इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका था। वह अपने जो है सीमित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल कर रहे थे। लिखा हुआ है, द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम्स। मतलब जो मैंने आपको बताया अभी कि दूसरे देशों को गुलाम बनाना राष्ट्रवाद के नाम पर, यह सब हो रहा था 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर आते आते। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ द नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। कहता है कि यहां पर देखिए कि 1871 के बाद आप देखेंगे कि नेशनलिस्ट टेंशन का जो सबसे बड़ा सोर्स जो था, जो सबसे बड़ा एरिया जो था, जहां पर एक नेशनलिस्ट ग्रुप्स दूसरे नेशनलिस्ट ग्रुप से लड़ने के लिए तैयार था, एक नेशनलिस्ट ग्रुप्स दूसरे देश को कैप्चर कर कर गुलाम बनाने के लिए तैयार था, वह था बाल्कन्स का एरिया। कहता है, द बाल्कन्स वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। कहता है कि ये जो बाल्कन का एरिया जो था, आप देखेंगे कि एक तो ज्योग्राफिकल कंडीशन वहां पर अलग अलग थी, उसके अलावा लोगों का कल्चर जो है वह अलग अलग था। मतलब अलग अलग कल्चर के लोग वहां पर रहा करते थे। कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया। कहता है क्या जो बाल्कन का एरिया जो था उसमें आज का रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मेसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो वगैरह देश जो है वह आते थे। हुज इनहैबिटेंट्स वर ब्रॉडली नोन एज द स्लाव। इसको स्लैव्स नहीं पढ़ दीजिएगा, इसको स्लाव पढ़ेंगे।
तो कहता है कि आप देखेंगे, और ये जो बाल्कन के अंदर ये जो लोग रहा करते थे उनको स्लाव कहा जाता था। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। कहता है क्या कि ये जो बाल्कन का एरिया जो था इसका मैक्सिमम हिस्से पर जो है, मतलब एक बड़े हिस्से पर जो है ऑटोमन एम्पायर रूल करती थी। मैंने आपको बताया था कि ऑटोमन एम्पायर जो है वह टर्किश एम्पायर थी। अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा तो देखेंगे कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार में ऑटोमन एम्पायर की हार हुई तो उसके जो किंग जो थे, जिनको खलीफा कहा जाता था, उनके खिलाफ जो है अंग्रेज जो है वह हार्स ट्रीटी साइन करने वाले थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने भारत में जो है वह खिलाफत मूवमेंट अंग्रेज़ों के खिलाफ स्टार्ट किया था ताकि खलीफा के पावर को बचाया जा सके। तो हम लोग उसी ऑटोमन एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक टर्किश एम्पायर था। कहता है क्या कि ये जो बाल्कन्स का जो एरिया जो था इसके मैक्सिमम हिस्से पर ऑटोमन एम्पायर रूल करती थी, जहां के किंग को खलीफा कहा जाता था। The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रोमांटिक नेशनलिज्म बताया था। रोमांटिक नेशनलिज्म का मतलब होता है वैसा नेशनलिज्म जिसमें रीजन पर, मतलब लॉजिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, इमोशन की बात ज़्यादा होती है। मतलब फैक्ट्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं होता है, आप इमोशनल बात ज़्यादा करते हैं। तो कहता है कि बाल्कन के रीजन में जब रोमांटिक नेशनलिज्म की जब स्टार्ट होनी शुरू हुई, जब वहाँ के जो आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, जब उन्होंने रोमांटिक नेशनलिज्म को डिस्कस करना स्टार्ट किया, तो फिर आप देखेंगे कि ये रीजन जो है वह बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव बन गया, बहुत ज़्यादा टेंशन का सोर्स बन गया। ऑल थ्रू द 19th century द ऑटोमन एम्पायर हैड साउट टू स्ट्रेंथन itself through modernization and internal reforms but with very little success। कहता है कि आप देखेंगे कि टोटल जो पूरा जो 19th सेंचुरी जो था, इस दौरान ऑटोमन एम्पायर ने अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की, अपने आप को मॉडर्न बनाने की कोशिश की, अपने अंदर जो है इंटरनल रिफॉर्म किया, सुधार किया, लेकिन उसको ज़्यादा सफलता, ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनैलिटीज ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। कहता है कि एक एक कर जो इसके आप देखेंगे कि जो यूरोपियन, मतलब यूरोप का वैसा हिस्सा जहां पर ऑटोमन एम्पायर का रूल था, एक एक करके यूरोप का हिस्सा जो है वह इससे अलग होता गया और उन्होंने जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट डिक्लेयर करना स्टार्ट किया। द बाल्कन पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। कहता है कि आप देखेंगे कि जो बाल्कन के लोग जो थे उन्होंने, मैंने बताया कि यहाँ पर रोमांटिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, तो उन्होंने जो है हिस्ट्री से ये प्रूव करने की कोशिश की कि किसी ज़माने में वह आज़ाद होते थे, लेकिन उनको जो है ऑटोमन एम्पायर के लोगों ने जो है गुलाम बना लिया और वह जो है अब जो है आज़ादी की मांग करने लगे, पॉलिटिकल राइट्स की मांग करने लगे। और फिर आप देखेंगे कि नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे जो है ये जो हिस्से जो थे ऑटोमन एम्पायर से अलग होते गए। हेंस द रिबेलियस नेशनैलिटीज इन द बाल्कन्स thought of their struggles as attempts to win back their long lost independence। कहता है कि आप देखेंगे कि इस तरह से जो विद्रोही राष्ट्रवादी जो थे बाल्कन के एरिया में, उनका ये सोचना था कि उनको जो है जो आज़ादी वह खो चुके हैं उसको हासिल करने के लिए स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और आप देखेंगे कि नतीजा ये हुआ कि बाल्कन का एरिया जो है वह बहुत ज़्यादा टेंशन का सोर्स बन गया और आप देखेंगे कि इसी की वजह से जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार भी होता है। तो उम्मीद है कि अभी जो मैंने आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाया था वो समझ में आया होगा।
अगले वीडियो में हम लोग 2 पैराग्राफ को और डिस्कस करेंगे और इस तरह से आपका लेसन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। That's all, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।